वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर फर्रुख एंड अरीबा। अरीबा पूछेंगी सवाल और मैं दूंगा उनके जवाब। तो जी अरीबा, क्या पूछेंगी आज आप? अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ बिल्कुल दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। अगरचे दोनों में सिम्टम एक ही है कि शुगर लेवल हाई रहता है या हाइपरग्लाइसीमिया, और कुछ सिम्टम एक जैसे आते हैं, लेकिन दोनों की अगर हम कॉज के अंदर जाएं, वजह देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। टाइप 1 डायबिटीज़ ये है कि किसी भी वजह से जो यूजली ऑटो इम्यून होती है कि बॉडी के डिफेंस सिस्टम ने अपना पैनक्रियाज यानी वो फैक्ट्री जहाँ बनना है इंसुलिन वो डिस्ट्रॉय कर दी है। तो अब बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो ग्लूकोज को यूज़ करने का जो सिस्टम है, ग्लूकोज को जो ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ, वो इफेक्टिव नहीं है। तो इसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स यानी पैनक्रियाज या लबलबे के अंदर जो आपके इंसुलिन पैदा करते हैं उनको बीटा सेल्स कहते हैं, फर्दर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो वहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है। आम तौर पे ये बचपन नौजवानी के अंदर ही जाहिर हो जाती है, लेकिन लेटर एज में भी ये आ सकती है। बच्चों में या जवानों में तो अक्सर ये होता है कि बड़े सख्त एमरजेंसी में ये फिर प्रेजेंट करता है कि इंसुलिन एकदम इतनी कम हो गई कि बॉडी को एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रही और कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए जो जहरीले होते हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए, दिमाग के लिए, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए। सख्त कॉम्प्लिकेशन की शक्ल में ये प्रेजेंट करती है। और याद रखें कि ये कम है, ये 5 से 10% है अंदाज़न, लेकिन इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन लगाना है। क्योंकि देखें है क्या कि इंसुलिन बॉडी में पैदा ही नहीं हो रही, तो अब जब पैदा ही नहीं हो रही क्योंकि वो पैदा करने वाली फैक्ट्री ख़त्म हो गई, वो हार्डवेयर ही ख़राब हो गया। वो हार्डवेयर जिसने इंसुलिन बनानी थी वो नहीं है, तो इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के ज़रिए देनी पड़ेगी। तो इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन लगाना ही है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली लाइफस्टाइल डायबिटीज़ है, यानी इसमें या ये होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन वक्त के साथ साथ आहिस्ता हो जाती है, कम हो जाती है, और या ये होता है कि उस इंसुलिन का जो एक्शन है आगे जाके जो उसने बॉडी में काम करने हैं उसके अंदर कमी आ जाती है रेजिस्टेंस की वजह से। या ये दोनों चीज़ें होती हैं कि इंसुलिन पैदा भी कम हो रही है और उसका आगे एक्शन भी कम हो रहा है, यानी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है बॉडी में। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि मुसलसल ग्लूकोज लेवल हाई रहने से और इंसुलिन लेवल हाई रहने से बॉडी के ऑर्गन्स ने इंसुलिन की बात मानने से इनकार कर दिया है। वो उस तरह से जो इंसुलिन का काम करना था उसमें उसकी बात ही नहीं सुन रहे, वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। मसलन अब इंसुलिन के काम क्या थे? इंसुलिन ये करती है कि बॉडी में से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पकड़ती है और उनको मसल्स के अंदर और जिगर के अंदर जाके स्टोर करवा देती है ताकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल हो जाए। अब जब इंसुलिन काम नहीं कर रही या मसल्स और जिगर इंसुलिन की बात नहीं मान रहे, तो वो ग्लूकोज को रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर पहले ही ज़्यादा है, वो इनकार कर देंगे, कह कि हमें नहीं चाहिए। और वो जो उसके दरवाजे हैं जहाँ से ग्लूकोज ने अंदर जाना है, इंसुलिन दरवाज़ा खटखटाती है कि ये ग्लूकोज आया, आपको चाहिए, तो शुरू में तो स्माइल से कहते हैं नहीं नहीं चाहिए, हमारे पास पहले ही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनका रवैया थोड़ा सा सख्त होता जाता है कि कई दफ़ा कहा है नहीं चाहिए, आइंदा मत आना, वगैरह वगैरह। तो जब वो ग्लूकोज कहीं जाता ही नहीं है मसल्स में और जिगर में, तो वो क्या होता है, खून के अंदर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। अब खून के अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा रहता है तो वो जहर बन जाता है। मुसलसल ग्लूकोज लेवल्स ब्लड के अंदर हाई रहने से वो जहरीला बन जाता है। और बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जिनमें ग्लूकोज के जाने के लिए इंसुलिन नहीं चाहिए। आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मसलन आँख में इंसुलिन नहीं चाहिए ग्लूकोज को लेने के लिए, इसी तरह नर्व्स को नहीं चाहिए, किडनीज़ को नहीं चाहिए इंसुलिन कि उनमें ग्लूकोज जाए। इन ऑर्गन्स के अंदर जूं जूं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो उसी तरह से इन ऑर्गन्स में भी ग्लूकोज का लेवल हाई होता चला जाता है। इसलिए जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनमें से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आँखों में, गुर्दों में और नर्व्स के साथ रिलेटेड हैं, बिकॉज वो इंसुलिन से इंडिपेंडेंट होकर वहाँ पे ग्लूकोज अपना एक्शन करता है और वो जहरीला एक्शन उस बॉडी के उन ऑर्गन्स को तेज़ी से ख़राब कर देता है। अब जो इसमें लाइफस्टाइल का क्या रोल है? देखें, आपने सुबह नाश्ता किया, ज़्यादातर लोग नाश्ते में क्या खाते हैं, रोटी, पराठा, डबल रोटी, नान वगैरह। अब वो कार्बोहाइड्रेट है, वो सारा जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है। उसके बाद ऑफिस चले गए, वहाँ पे कोई जब भी दरमियान में ब्रेक का टाइम आया उसमें फिर वही कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कोई सैंडविच खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें कार्ब्स खा रहे हैं। इसी तरह चाय के साथ कोई बिस्किट, मिठाइयाँ, जो भी चीज़ें, सैंडविचेस वो खा रहे हैं।
तो फिर कार्बोहाइड्रेट का लेवल हाई हो गया, जबकि अभी चाहिए नहीं था ये ग्लूकोज। फिर लंच का टाइम हो गया, उसमें भी इसी तरह कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, चावल होंगे, नान रोटी होगा, अब वो फिर ज़्यादा हो गया। दरमियान में शाम को खा रहा है, फिर चाय के साथ कोई सैंडविच या स्नैक्स या फिर फ्रूट्स वगैरह। तो अब ये बिला ज़रूरत जो बॉडी का पिछला कंज्यूम नहीं हुआ, ये रात को फिर इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, तो अगले दिन भी यही, कई दिन तक जब यही साइकिल चलता है तो बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ज़्यादा करता रहता है, लेकिन ज़्यादा कर कर के ज़्यादा रख रख के वो एंड पे जल जाता है। उसके वो जो सॉफ्टवेयर पहले ख़राब होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्डवेयर भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ख़राबी से फिर हम उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कह देते हैं, जिसमें इंसुलिन पैदा भी कम हो रही है और आगे इंसुलिन के एक्शन में भी रेजिस्टेंस है, वो एक्शन कर नहीं पा रहा। अब इस टाइप 2 डायबिटीज़ को पहचाने कैसे? अच्छा, जैसे हमने कहा कि टाइप 1 बिल्कुल कम लोगों में है, 5 से 10% लोगों को होती है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये तकरीबन 90% लोगों के करीब, यानी ज़्यादा लोगों को जो डायबिटीज़ होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो उनके अपने कंट्रोल में है, जो लाइफस्टाइल की वजह से है, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज ओवरलोड कर लेने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, स्ट्रेस और नींद के मसाइल में ख़राबी की वजह से पैदा होती है। अब डायबिटीज़ को पहचाने कैसे, इसके सिम्टम क्या हैं? तो इसके सिम्टम ये हैं कि शुरू में प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, यूरिन बार बार ज़्यादा आता है, रात को उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन के लिए, और वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। बाद सूरतों में वज़न कम होना भी शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में आप देखें तो लोगों के और मर्दों के स्पेशली पेट निकले होते हैं, वो मोटे होते हैं, बैली फैट जमा होता है। तो उसमें हाइट के रेफरेंस से अगर हम पेट के ये मेजर करें सरकमफ्रेंस, तो वो आइडिया हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर कुछ और चीज़ें भी साथ चल रही होती हैं। डायबिटीज़ अकेली नहीं आती, ये एक बीमारियों का गुच्छा लेकर आती है। जैसे आप अंगूर ख़रीदते हैं तो अंगूर नहीं मिलता, एक गुच्छा मिलता है अंगूरों का, तो ऐसे डायबिटीज़ कभी भी अकेली नहीं आती, ये अपने साथ एक बीमारियों का गुच्छा ले आती है। उस गुच्छे में क्या आता है? पहले तो प्री डायबिटीज़, यानी कई साल तक मरीज़ को पता ही नहीं होता कि मैं डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ में हूँ। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो प्री डायबिटीज़ में है, बहुत बड़ी तादाद है जो डायबिटिक हैं लेकिन उनको पता नहीं है। एक्सीडेंटली कभी हॉस्पिटल गए, कोई लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुआ तो पता चला अरे आपको तो डायबिटीज़ है, और ये नहीं पता कि कितने सालों से डायबिटीज़ थी। फिर साथ इसमें ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल का ऊपर नीचे हो जाता है मसला, वज़न बढ़ता है, मोटापा हो जाता है। स्किन के ऊपर कुछ इसकी अलामात आती हैं, जैसे गर्दन के पीछे गहरी काली लाइनों का गहरा गहरा बन जाना, कोई मोके या टैग्स का निकल आना। लेडीज़ के अंदर डायबिटीज़ की एक किस्म गेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ हो जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना। छठे महीने के अंदर या तकरीबन आप समझें कि 24 से 28 हफ्ते के दौरान जाके प्रेगनेंसी के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल हाई होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। उसके अंदर बॉडी में बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं, इवन बॉडी में नए ऑर्गन बन रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्लेसेंटा। अब वो प्लेसेंटा बहुत से हार्मोन्स पैदा करता है, तो उन हार्मोनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल चेंजेस जो आ रही हैं उसके नतीजे में बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का तरीका चेंज हो जाता है, और उसी में फिर ग्लूकोज लेवल हाई रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में वज़न भी बढ़ रहा होता है, थोड़ी सी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, इंसुलिन की डिमांड बढ़ती है। तो उसमें अगर ग्लूकोज लेवल मुसलसल हाई रहें तो उसमें माँ को और बच्चे को मुख्तलिफ़ तरह के ख़तरात हो सकते हैं। तो उसमें अव्वल तो चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से, जब शुरू में ही प्रेगनेंसी में विजिट होते हैं तो चेक किया जाता है कि डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये फिल्टर करना भी ज़रूरी है कि क्या प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज़ तो नहीं थी, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स में डायग्नोसिस प्रेगनेंसी में या रूटीन में कभी किसी टेस्ट में जाके पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि ये खामोश साइलेंट डिजीज़ है। 24 से 28 हफ्ते प्रेगनेंसी के यानी छठे महीने में तकरीबन दोबारा से चेक किया जाता है कि गेस्टेशनल या प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ तो नहीं है, और अगर हो तो उसका इलाज आसान है, और उसमें इंसुलिन भी लगाई जाती है और भी कुछ चीज़ें हैं लाइफस्टाइल के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है बड़ा वो जेंटली लेके चला जाता है क्योंकि एक सीरियस मामला है। उसमें अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो ये आम तौर पर आर्जी होती है, और डिलीवरी के कुछ हफ्तों के बाद ये ग्रेजुअली ठीक हो जाते हैं लेवल्स, लेकिन ज़िंदगी में 5 से 10 सालों के बाद दोबारा डायबिटीज़ होने का चांस इसमें ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, लेटर ऑन भी लाइफ में ख्याल रखें। और अगर डॉक्टर आपको इंसुलिन रिकमेंड करें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल कैलकुलेट करके और आपकी और आपके बच्चे की बेहतरी के लिए रिकमेंड की जा रही होती है। डायबिटीज़ आपके जीन्स में होती है या ये लाइफस्टाइल से इसका ताल्लुक है?
देखें, जो जीन्स हैं वो तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे इस बिल्डिंग में जो ईंटें लगी हुई हैं, जो सीमेंट है, जो सरिया यूज़ हुए, तो वो अक्सर मैं कहता हूँ कि हम इंसान जो बने होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से बनते हैं। उसके बाद हमें पेरेंट इंस्टीट्यूशन बनाता है, यानी जहाँ हम कोई तालीम हासिल करते हैं और हम पर टैग लगता है। मसलन कोई इंस्टीट्यूशन से जब कोई निकलता है तो वो डॉक्टर कहलाता है, कोई वकील साहब, कोई इंजीनियर कहलाता है। तो ऐसे ही फिर अगला स्टेज आता है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो वो आप पे अपनी छाप लगाती है, उसका कल्चर आप सीखते हैं, उसके हिसाब से आप पर टैग लग जाता है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो प्रोफेसर साहब, पुलिस में हैं तो उस हिसाब से जो ओहदा आपको मिलता है वो आपकी पहचान बनता है और वो कल्चर आप सीखते हैं। और फिर एक और स्टेज आती है जो पेरेंट्स इन लॉ, यानी जहाँ आपकी शादी होती है, जो आपका बेटर हाफ है उस लिहाज से। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल के बनाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे अख्तियार में हैं, कुछ हमारे अख्तियार में नहीं है। अब जो जीन्स का मामला है वो तो हमारे अख्तियार में नहीं है, वो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो वो जो मिल गए, जो बन गए, वो उसी तरह ही हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल है वो टोटल हमारे अख्तियार में है। मिसाल के तौर पे सुबह उठना है, कितने बजे उठना है, उठ के भागना है या नहीं भागना, ये टोटल हमारे अख्तियार में है। फिर नाश्ते में कितना खाना है, क्या खाना है, ये कुल हमारे अख्तियार में है। फिर दिन में जो स्ट्रेसेस आते हैं उनको किस तरह से कोप करना है, यानी स्ट्रेस कोपिंग जो मैकेनिज़म्स हैं उनको अडॉप्ट करना है या नहीं करना। इसी तरह रात को मोबाइल ऑफ करके सोने से कुछ देर पहले मोबाइल से अलहदा होकर प्रॉपर सोने की तैयारी करके स्लीप हाइजीन के साथ सोना है या बिल्कुल अनहाइजीनिक स्लीप के अंदर जाना है, ये टोटल हमारे अख्तियार में। कि आखिरी मिनट तक मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं और यूं वहीं पे सो गया और मोबाइल भी नीचे दब गया, यानी ख़ुद भी दब गए उस बोझ से जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, और मोबाइल भी आपके नीचे दब के वो पूरे प्रेस रहा कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ। तो इस तरह की अख्तियारी चीज़ें हैं जिनको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। तो लाइफस्टाइल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, क्या नहीं खाना, किस चीज़ को किसके साथ खाना है, एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी, स्ट्रेस रिडक्शन वाली एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन वाली, योगा वाली करनी है नहीं करनी, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें लाइफस्टाइल के अंदर आती हैं। तो ये पूरी एक साइंस है जो आपको बीमारियों से बचाती है या आपको बीमारियों के अंदर धकेलती है। अच्छा, लाइफस्टाइल में अक्सर ये होता है कि लोग आते हैं कि मुझे तो एक हफ़्ता हो गया एक्सरसाइज करते हुए, या मैंने एहतियात की है खुराक की 5-6 दिन से, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये याद रखें कि ना 5-6 दिन में कोई फ़र्क आता है और ना आएगा, क्योंकि जो आपका वज़न महीनों नहीं बल्कि सालों में बड़ा होता है तो उसको कम होने में भी टाइम लगता है। इसी तरह जो सेहत का नुकसान सालों में हुआ है उसको वापस रिवर्स करते या ठीक करते करते भी कुछ टाइम लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कोई कहे कि ये एक गोली खाएं और आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और ना ही जब वज़न बढ़ रहा था तो कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने एक बर्गर खाया या एक पिज़्ज़े का स्लाइस खाया या कोई जंक फूड खाया तो वो मोटा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बार बार मुसलसल महीनों बल्कि सालों तक रॉन्ग हैबिट्स को भी रिपीट करना पड़ता है, तब जाके उनका लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट आता है। और इसी तरह गुड हैबिट्स को भी बार बार रिपीट करना पड़ता है कंसिस्टेंसी के साथ, तब जाके उनका पॉजिटिव या अच्छा इफ़ेक्ट आता है। वो अरबी में कहते हैं कि अल इस्तकामा फ़ौकुल करामा, कि जो इस्तकामत है ये करामत से भी ऊपर की चीज़ है। तो कंसिस्टेंसी, बार बार एक चीज़ को करना, मुसलसल करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो वो फिर कंपाउंड होती है, और वो जो कंपाउंड इफ़ेक्ट के रिजल्ट्स हैं वो हमें हैरान और परेशान कर देते हैं, बिकॉज वो इतने ज़्यादा होते हैं कोई कैलकुलेशंस में ही नहीं आते। एक मिथ है कि डायबिटीज़ जो है वो ओल्ड एज में जाके होती है, पर अब यंग लोगों को भी डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसकी क्या वजह है? इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है। जैसे एक कार है, उसकी जो बनने में उसकी क्वालिटी है वो तो ज़ाहिर है मैटर करती है कि किस क्वालिटी पे उसको बनाया गया है। फिर उसके बाद उसको आप यूज़ कैसे करते हैं, उस लिहाज से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी या लंबे अरसे तक सही चलेगी। तो सिमिलरली हमारी बॉडी है कि अगर हम उसको अनहेल्दी हैबिट्स में घसीट देंगे तो वो बॉडी बहुत जल्दी बीमार हो जाएगी। ऑल्दो बॉडी के जो मैकेनिज़म्स हैं वो बड़े लंबे अरसे तक रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेटिंग्स हैं कि एक चीज़ ख़राब करते हैं तो वो दूसरी कुछ ना कुछ उसको काउंटर बैलेंस करती है। लेकिन अगर बिल्कुल ही तय कर लें कि हमने अनहेल्दी हैबिट्स में बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, तो फिर वो बॉडी की रेजिस्टेंस भी एक हद पे जाके जवाब दे जाती है। इसी वजह से यंग लोगों में जब अनहेल्दी हैबिट्स आईं तो साथ साथ बहुत सी बीमारियाँ आईं। मसलन रात को देर तक जागते रहना, देर से सोना,
उसके बाद देर तक खाने खाते रहना, 2 या 3 खाने दिन में खाए। अब रात को जब देर से सोए 1-2 बजे तो फिर भूख लग गई, फिर रात को देर से खाना खाया या ऑनलाइन ऑर्डर किया या कुछ फास्ट फूड मंगाया, तो वो आपका ओवर हो गया जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे। इसी तरह फिर जब सुबह एकदम उठे, सोए कम है, अब 4-5 घंटे सोए हैं मुश्किल से, वो भी नींद सही नहीं आई क्योंकि आखिरी वक्त तक तो वो स्क्रीन्स पे थे, तो उन स्क्रीन्स के इफेक्ट में तो दिमाग जाग रहा था। फिर सोने से बिल्कुल पहले चाय कॉफ़ी या कोला ड्रिंक्स पी हुए थे जिनमें कैफ़ीन है, तो उससे क्या हुआ कि आपको नींद अच्छी नहीं आई। नींद अच्छी नहीं आई तो अगले दिन जब सुबह उठे तो नींद पूरी नहीं थी, स्ट्रेस में थे, भाग के दफ्तर पहुँचे, वहाँ जल्दी की कि जल्दी पहुँचना है। इस सारी जल्दी के अंदर बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स हाई हो गए। तो अब ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये बॉडी में कुछ तो करेंगे ना, ये ऐसे तो फारिग तो नहीं जाएंगे। वो इतना अगर पैदा हुए हैं और आपने खुद पैदा किए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो असर दिखाएंगे। तो वो जो अब अपना असर दिखाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में ब्लड प्रेशर, मोटापा, एंग्जाइटी और बहुत सी बीमारियां, इवन शुगर भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, क्योंकि ईटिंग पैटर्न जब रॉन्ग होंगे, स्लीपिंग पैटर्न रॉन्ग होंगे, फिज़िकल एक्टिविटी का ट्रेंड नहीं होगा, तो जाहिर है शुगर यंग एज के अंदर भी आ जाएगी। जिनको शुगर होती है वो बहुत एहतियात करते हैं वैसे घर में, पर जब वो किसी फंक्शन पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, तो वो लोग भी एहतियात नहीं करते। हमारे जो ब्रेन की डिसीजन मेकिंग है ये इमोशंस के अंदर बहुत इंटैक्ट नहीं रहती, थोड़ी सी डिट्रैक हो जाती है। इसीलिए जब हम खुशी के अंदर कोई फ़ैसला करते हैं तो वो फ़ैसला आमतौर पर फॉल्टी हो सकता है। तो ये जब शादी पे कहीं किसी की जाते हैं तो रिश्तेदार आए होते हैं, मिलते हैं, एक एक्साइटमेंट होती है, तो वहाँ पे जो ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी जो एक लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न था कि आपने सोचा कि ये मैंने खाना है, ये नहीं खाना, और जो नहीं खाना क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, बल्कि मेरे लिए नुकसानदेह है इसलिए नहीं खाना, तो वो उस फंक्शन में, खुशी की कैफियत में, फिर आप जब गए, आपने सफ़र किया तो आपने काफ़ी घंटे खाली पेट रहे, वहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग चुकी थी। क्योंकि अगर शादी दूसरे शहर में है जहाँ फंक्शन पे जा रहे हैं तो आपने घर पे नाश्ता किया होगा, आप चले, काफ़ी घंटों का सफ़र किया, खूब थक गए, खूब भूख लग गई, तो उसमें अगेन फॉल्टी डिसीजन होने का चांस है। फिर तीसरा ये कि वो बहुत से खूबसूरत तरह के सेट किए हुए वहाँ खाने पड़े हैं बुफे स्टाइल में, तो डेफिनेटली वो एक होता है ऑल यू कैन ईट, या वो एक फीलिंग आती है कि जितना खा लें शायद हमारा फ़ायदा है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के कि इमोशनल स्टेट है जॉय की, हैप्पीनेस की, फिर भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, फिर वो एक प्रेजेंटेशन का स्टाइल ऐसा है कि आप उसमें खूब ज़्यादा प्लेट में डाल लेते हैं और खाते हैं, तो जाहिर है उसका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उस बूफे या ज़्यादा खाने से जो सर जाती है ग्लूकोज की, जो एकदम ऊपर पहुंचता है, स्पाइक करता है। फिर शादियों में अक्सर ये होता है कि देखा देखी खाया जाता है कि कोई प्लेटें बड़ी बड़ी भर रहा है, ला रहा है, किसी और ने भी कोई चीज़ ला के रख दी, और एंड पे आप स्वीट डिश नहीं भी खाना चाहते तो हर नहीं थोड़ा सा तो टेस्ट करें ना, ये बड़े अच्छे टेस्ट की बनी हुई है, तो उसमें वो शुगर वाला जिसने पहले ही बहुत सा खा लिया और उसके लिए वो और तबाही हो जाती है। फिर इसी तरह कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो देखा देखी भी खाने का होता है, और फिर खुशी खुशी के चक्कर में वो बहुत खा लेते हैं, तो उस सर्ज से काफ़ी नुकसान होता है। और फिर अगर ये शादियों में किसी का आना जाना ज़्यादा है, एक तो ये ना कि कोई महीने दो में एक दफ़ा शादी में गया, एक ये है कि जो कामयाब लोग हैं और उनको शुगर है और वो बार बार शादियों में खुशी गमी में आ जा रहे हैं, तो उनका तो रोज़ ही कहीं ना कहीं आना जाना होता है, तो उस सूरत में उनकी रोज़ाना बात एहतियाती होती है, तो कॉम्प्लिकेशंस फिर तेज़ी के साथ आने का चांस है। तो शादियों में खूब एहतियात से तरीके से खाना चाहिए। उसके कुछ टेक्निक्स भी हैं कि आप छोटी सी प्लेट लें, बड़ी प्लेट में आप काफ़ी सारा खाना भी डालेंगे तो लगेगा कि प्लेट के साइज़ के लिहाज से खाना कम। छोटी सी प्लेट लें, उसमें जब आप खाना डालेंगे वो जल्दी फिल हो जाएगी। फिर जिस चम्मच से आप खा रहे हैं वो चम्मच छोटी हो, क्योंकि बड़ी चम्मच से बड़ा लुकमा जाएगा जो। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं। फिर स्लो खाएं, उससे पहले पानी पी लें, सलाद खा लें, ताकि वो जो एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आप में कम जाएँ। और मीठी चीज़ें स्पेशली वहाँ बड़े मज़ेदार स्वीट डिशेस बनी होती हैं, खूब चीनी होती है उनके अंदर, तो उनसे अपने लिए एहतियात करें। घर पे भी और बाहर भी जब जाते हैं तो चाय तो फीकी पी सकते हैं, पर साथ मीठा ज़रूर खा लेते हैं कि चाय हम फीकी पी लेते हैं और साथ ये थोड़ा सा ही है ये खा लेते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली ये हैबिट्स हैं, क्योंकि बचपन से हैबिट्स बन चुकी होती हैं। तो हैबिट की साइंस ही ये है कि हैबिट एक रेपिटेटिव पैटर्न जब बार बार रिपीट किया जाता है तो ब्रेन में उसके ग्रूव्स इतने गहरे हो जाते हैं कि फिर वो कॉग्निटिव ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं हैबिट्स। तो वो फिर जैसी ही चाय आती है तो वो साथ दिल करता है कि कोई मिठाई हो, बिस्किट हो, कोई चीज़ हो, तो वो हैबिट है।
और ज़ाहिर हैबिट्स की पूरी पीछे एक साइंस होती है कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, कितनी दफ़ा किस पैटर्न को रिपीट किया जाए तो हैबिट बनती है। देखें ना, हमने भी तो, हमें शुगर नहीं है लेकिन हम कोई बिस्किट मिठाई नहीं खा रहे, क्यों? ताकि हमारी हैबिट ही ना बन जाए और फिर उसी वजह से बाद में हमें शुगर ही हो जाए और फिर बाद में एहतियात हो ना पाए, डॉक्टर कहें रुक जाओ और हमसे रुका ना जा रहा हो। तो ये हैबिट्स हम खुद बनाते हैं, हैबिट फॉर्मेशन की पूरी साइंस है और एक वक्त आता है कि वो हमारे कंट्रोल से चीज़ निकल के ऑटोमेटिक हो जाती है। बहुत सी हैबिट्स ऐसी हैं, मसलन सिगरेट पीने की हैबिट लोगों की ऐसी है कि उसमें उनका ब्रेन अब इन्वॉल्व ही नहीं है, वो बस उठते ही वो एक सोई वो उठ के चल पड़ते हैं सिगरेट पीने के लिए। तो हैबिट फॉर्मेशन में ये होता है कि ब्रेन से सर्किट डिस्कनेक्ट होके वो ऑटोमेटिकली रन हो रही होती हैं। तो ऐसी हैबिट्स जो आपकी शुगर को, ग्लूकोज को हाई करती हैं, वो आपको आइडिया होगा, वो आप एक पेपर पे लिख लें कि कौन सी हैबिट्स हैं जो इसको हाई करती हैं। तो ये जर्नलिंग है, ये बड़ा अच्छा तरीका है, उससे फिर वो रुकने में आसानी रहती है कि इंसान देख सकता है कि मैंने कितनी दफ़ा वायलेशन की ग्लूकोज या शुगर खाने की। तो आप देखेंगे कि आपकी वो हैबिट बेहतरी की तरफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखते रहें लाइफ टिप्स बाय डॉक्टर फ़ारूक एंड अरीबा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।